फ्रांस। इनसे मिलिए। इनसे मिलिए कार्यक्रम में पिछले हफ्ते हमारे साथ थे पर्वतारोही और प्रशिक्षक ऋषिकेश यादव। इनसे बहुत ही दिलचस्प बातें चल रही थीं और कार्यक्रम का वक्त खत्म हो गया था। तो चलिए आज फिर से बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। ऋषिकेश जी, उसके बाद अब ये जो एक्टिविटीज हैं ये बढ़ गई होंगी और अमूमन ये मुश्किल समझा जाता रहा होगा कि मूक बधिर और जो नेत्रहीन लोग हैं ये पहाड़ों की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आपने एक रास्ता खोला उन लोगों के लिए। सही। आज ये एक्टिविटीज किस तरह चल रही हैं? बहुत कुछ कॉन्फिडेंस आ गया उनमें, और अपने देश लेवल पर नहीं है तो बाहर भी इसका मैसेज पहुंच गया है। क्योंकि बीबीसी का एक रेडियो नेटवर्क चलता था, तो दिल्ली में उन्होंने हमारा इंटरव्यू किया था और बीबीसी के नेटवर्क से पूरे वर्ल्ड में उनका इंटरव्यू पहुंच गया था कि ब्लाइंड कैन डू द क्लाइंबिंग इन हिमालयस। तो वो एक मैसेज पहुंचने के कारण है ना, दुनिया भर में सब लोग, उनको कॉन्फिडेंस आ गया। अपने देश में भी अपने अपने तौर पर अभी ब्लाइंड्स है, हैंडीकैप है, डेफ एंड डम है, सब लोग अभी जो है पर्वतारोहण करने लगे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे कंचनजंगा वाले एक्सपीडिशन के बारे में बताइए। कंचनजंगा हमने 1988 में की थी। अपना देश का सबसे ऊंचा पर्वत है और दुनिया का तीसरे नंबर का है जी। तो बहुत कठिन है क्लाइंबिंग के लिए। उसमें मैं एडवांस टीम का लीडर था और मुझे मौका मिला अच्छी तरह से मैं क्लाइंबिंग कर पाऊंगा। तो एक फिटनेस भी बहुत अच्छा रहा उस एक्सपीडिशन में। और कैंप 4 और 5 जो थे, 24,000 पे एक था, एक 25,000 पे था। तो वहां तक मैं पहुंच पाया था और करीबन 15 दिन तक वहां पर मुझे रहना पड़ा क्योंकि मौसम खराब था, नीचे से बैकअप हमारे आने में देर हो गई थी। उसके बाद फिर समिट प्लान हमें करना था। तभी हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स उतने अच्छे नहीं थे, उसके कारण हम विदाउट ऑक्सीजन ही सब कोशिश कर रहे थे। ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे लेकिन वो दूसरे मेडिकल पर्पस के थे, तो उसके कारण विदाउट आर्टिफिशियल ऑक्सीजन 24,000 एंड अबाउ 15 दिन तक रहा था। और वो काफी मुश्किल था उस वक्त रहना उस तरीके से। क्या बात, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो। जी। ये सारे जो अभियान हैं अलग अलग पर्वतों पर चढ़ने के और दूसरों को मार्गदर्शन देने के, इन सब के लिए खास तरह की फिटनेस की जरूरत पड़ती होगी। तो आपका अपना पर्सनल फिटनेस प्रोग्राम क्या होता है? किस तरह से आप अपने आप को इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने लायक बनाते हैं फिजिकली? सबसे अच्छी बात है कि हमारे पास सह्याद्री है, यानी आसपास ही है जी। करीबन बॉम्बे में रहने वाला है तो 2 घंटे में सह्याद्री में पहुंच सकते हैं। तो पूना में रहने वालों तो पीछे ही है बिल्कुल, आप कहीं से भी निकल जाओ पहाड़ों में पहुंच पाते हैं। तो ये सबसे बड़ी देन है हमारे लिए कि पहाड़ों में हम घूम पाते हैं। हमारा फिटनेस उसी से बनता है क्योंकि जिस स्पोर्ट्स में आप एक्टिविटी करते हैं उस स्पोर्ट्स के लिए जो हमारे स्नायु मजबूत होने चाहिए उसी में प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो उसके कारण हम जो है पहाड़ों में घूमते रहते हैं। हिमालय की भी तैयारी यहीं पर करते थे। अच्छा। तो कंटिन्यूस में 25 किलो लोड लेकर 8-8 10-10 घंटा चलना, फिर नीचे उतरना, चढ़ना, 4-4 5-5 दिन के कंटिन्यूस ट्रैक करना, ताकि आप महीना जब हिमालय में जाते हैं तो आपका क्लाइंबिंग होता है। तो ये जो तैयारी है हमारी सह्याद्री में बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। जी। कितने किलो वजन अमूमन जो ऊंचे पर्वत होते हैं वहां पर चढ़ने के लिए पीठ पर लाद कर चलना पड़ता है? मैं अभी कंचनजंगा और एवरेस्ट दोनों के लिए गया था। तो कंचनजंगा में बेस कैंप तक हम 20 किलो तक पीठ पर लाद कर ले गए थे क्योंकि हमें फिटनेस रखना था। क्योंकि उस वक्त हमारा एक जुनून था कि नहीं, हमें करना है तो उसके कारण हमारा फिटनेस बहुत होना चाहिए। जानबूझकर हमने 20-20 किलो हम उठाते थे तभी। लेकिन जनरली बेस कैंप तक इतना अभी सामान उठाना नहीं होता है। उसके बाद भी जो है 10-12 किलो तक ही सामान हमारे पीठ पर रहता है क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी भी बहुत बढ़ गई है और बाकी अभी पोर्टर्स वगैरह शेरपा जो हैं वो अपना सामान उठाते हैं और उनकी सहायता होती है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी बहुत अच्छे आ गए हैं, उसके कारण उतनी सामान उठाने की जरूरत नहीं होती है। जी। इतने सारे अभियान आपने किए, लोगों को माउंट एवरेस्ट तक पहुंचाया, अलग अलग जगहों पर ट्रैकिंग करने की प्रेरणा भी दी है। दोबारा माउंट एवरेस्ट पर जाने का सपना अभी कायम है या नहीं है? नहीं, क्योंकि एवरेस्ट पर एक ही बार काफी है। क्योंकि वो अपने ग्लैमर के लिए नहीं था, क्योंकि अपने देश से एक भी सिविलियन एवरेस्ट पर गया नहीं है। तब हमें 1.5 करोड़ का खर्चा था और ये सब पैसा जो है हम पब्लिक से इकट्ठा करने वाले थे। तो हमारे जो सीनियर सर थे उनसे हमने बात की कि सर ये जायज है या नहीं है,
क्योंकि अपने पब्लिक का जो पैसा, पब्लिक यानी गवर्नमेंट का डोनेशन है, कॉर्पोरेट हाउस से है या तो पब्लिक से, जो भी है पब्लिक मनी आखिर में, वो भी हम 10-15 लोगों के लिए खर्चा करना। तो उन्होंने क्या कहा कि दुनिया के छोटे छोटे देश के लोग एवरेस्ट पर जाते हैं, अपना इतना बड़ा देश है, उसमें से एक भी सिविलियन एवरेस्ट पर गया नहीं है, तो इसके लिए हमें 1.5 करोड़ या नहीं 3 करोड़ भी खर्चा आता है, तो हम इंडियंस के लिए गर्व की बात होगी कि इंडियंस कैन डू दिस, उसके लिए हमें करना है। तो वही कारण था। उसके बाद मैंने माउंटेनिंग बंद करने का कारण ये था, तो उसमें एवरेस्ट का सपना ही नहीं है। बहुत बढ़िया हमें बात सिद्ध करना है क्योंकि हमारे लिए इंडियंस के लिए भी एक पॉसिबल है। इन दिनों में जो भारत का उत्तर पूर्वी इलाका है, वहां पर भी आपके कुछ अभियान चलते हैं और आप लोगों को उस इलाके को एक्सप्लोर करने का मौका देते हैं, इसके बारे में बताइए। नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा पूर्वोत्तर राज्य है, बहुत ही सुंदर है। मैं कई सालों से जाता हूँ नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग स्टेट में गया हूँ। तो यूथ हॉस्टल के द्वारा मुझे मौका मिला कि मिजोरम में मैं नेशनल प्रोग्राम शुरू करूँ, और दूसरा जो 2002 में तवांग का प्रोग्राम शुरू किया था, टूर प्रोग्राम तवांग और चेरापूंजी का, तो वो अच्छी तरह से चलता रहा क्योंकि हर साल तवांग का प्रोग्राम करते थे। और अभी जो तवांग जिस तरीके से टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना है, उसका ये कंट्रीब्यूशन के कारण ही बन पाया है। और पिछले 4-5 साल से हमने सिक्किम में भी काम किया है। सिक्किम के जो विलेजेस है, रिमोट विलेजेस, उसमें से किटाम और टिंगमोंग, ये 2 विलेज हमने अडॉप्ट किए है उनको अपने मेन लैंड से कनेक्ट करने के लिए। तो संसद ग्राम योजना थी पहले, तो उसमें ये दोनों विलेज जो है 2 संसद ने अडॉप्ट किए थे। ग्राम पंचायत से एग्रीमेंट किया था और उनके गांव के घर घर में हम रहते थे, रहना खाना उन्हीं का जो बनता था हम खाते थे। तो उसके कारण है ना एक हमारा रिलेशन बन गया उससे। और दूसरा जो है, मैं विवेकानंद केंद्र का कार्य करता हूँ, तो बहुत साल से मैं विवेकानंद केंद्र के कार्य से जुड़ा रहता हूँ। तो वही कारण से पिछले 4 साल से विवेकानंद केंद्र के जो अरुणाचल में 36 स्कूल है विवेकानंद केंद्र के, तो वो स्कूल्स के द्वारा जो है हम अरुणाचल प्रदेश देखने के लिए जाते हैं। यहाँ से हमने लोगों को ले जाते, 40, 50, 60 लोगों को ले जाते हैं और स्कूल में रहना, और फिर स्कूल के साथ साथ आसपास का इलाका देखना, उनके लोगों से मिलना, बच्चों से मिलना, स्कूल की शिक्षा प्रणाली कैसे चल रही है, अरुणाचल के लोग कैसे हैं, अरुणाचल प्रदेश क्या है, ये हम जाने और उनसे लोगों से जुड़े। तो वो बहुत सक्सेसफुल हो रहा है और उसको आगे बढ़ाना है। इस कारण क्या हो गया कि अरुणाचल में अभी तक सुविधाएं डेवलप नहीं हुई है। होटल नहीं है वहां पर, रहने खाने की सुविधा नहीं है। अपनी सिस्टम अलग है, उनकी सिस्टम अलग है, खाने की रहने की सिस्टम सब अलग है। तो इसके लिए विवेकानंद केंद्र के जो स्कूल है, ये हमारा बेस है। वहां पर हम रह सकते हैं, वहां पर मेस है, उसमें हम खाना खा सकते हैं और फिर उसके साथ साथ मिलकर आसपास के इलाके से जुड़ सकते हैं। क्या बात है, बहुत दिलचस्प बातें आपसे हो रही हैं। आपने सह्याद्री पर पर्वतारोहण करने की एक गाइड लिखी है, उसके बारे में बताइए। हम जब 75-76 में जब जाते थे पहाड़ों में, तो उस वक्त पहाड़ों की जानकारी नहीं थी। राजगढ़ जाना है तो कहाँ से जाना है, पहले वो ढूंढना है, फिर वहां तक बेस तक कैसे पहुंचना है, फिर बेस के बाद पहाड़ पे चढ़ना है तो कहाँ से रास्ता जाता है, यहाँ से चढ़ना है, यहाँ से चढ़ना है। और जंगल है तो फिर रास्ता कौन सा सही है गलत कौन सा है पता नहीं चलता था। कई दिन ऐसे हो जाते थे कि रास्ते ढूंढने में ही हमारा सब समय निकल जाता था। तो वो दिक्कतें बहुत आती थी। तो ये जो परेशानी थी, तो उसके कारण हमने 5-6 साल तक मेहनत की, हर फोर्ट पे 2-2, 3-3 बार जाकर उसका जो रास्ता है पैदल चलने का, उसका बाकायदा हमने डिस्क्रिप्शन लिखा कि 15 मिनट चलिए, दाएं और बाएं निकलता है रास्ता, दाया छोड़िए बाया पकड़िए, फिर उसे और आधा घंटा चलिए, फिर आप खड़ी चढ़ान है, उसके बाद जाएंगे फिर थोड़ा जंगल लगेगा, फिर और एक रास्ते निकलते हैं, उसमें से ये सही रास्ता है ये नहीं है। और ऐसे पूरा रास्ते का जो है हमने डिस्क्रिप्शन दिया, और किले तक कैसे पहुंचना है, उसमें कितना टाइम लगेगा, किला कैसे देखना है, ऊपर पानी है नहीं है, रहने की व्यवस्था है नहीं है, आपकी व्यवस्था क्या खुद को करनी चाहिए। और उसके साथ साथ फिर उसका मैप भी दिया है, फोटो भी दिया है कि आप किला पहचान सकते हैं दूर से, सामने पर्वत श्रृंखला दिख रही है, उसमें से हमारा फोर्ट है वो कौन सा है तो वो दूर से जो दिखाई देता है वो हम फोटो में उसको दिया था, तो आप पहचान पाएंगे हाँ इधर जाना है। ये तो सही ये सब जानकारी वो गाइड के तरीके से हमने बनाया है जी। वो अंग्रेजी और मराठी में बनाया हुआ है और अच्छी तरह से वो पसंद आया लोगों को। और उसका नाम सह्याद्री कंपेनियन है। सह्याद्री कंपेनियन बनाया जी। आपको एक पुरस्कार मिला है, उसके बारे में बताइए। महाराष्ट्र शासन का जो है स्पोर्ट्स का हाईएस्ट पुरस्कार है, शिव छत्रपति पुरस्कार, वो मुझे एवरेस्ट के लिए दिया गया था 98 में। लगातार एक साथ बहुत सारे सवाल जहन में हैं, और वो ये हैं कि जिस तरह से आप आम लोगों को भी पर्वतारोहण करवाते हैं, बच्चों को भी करवाते हैं, क्या आपकी बातों से प्रेरित होकर कोई भी व्यक्ति उठे और चल पड़े पहाड़ों की तरफ, या उसे विशेषज्ञों से संपर्क करके उसका अभ्यास करना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए? बिल्कुल, विशेषज्ञों को साथ लेकर, उनका गाइडेंस लेकर, ट्रेनिंग लेकर जाना चाहिए। एकदम से जाना ठीक नहीं जाना चाहिए। उसमें 2 तरीके से है। ट्रैकिंग जो है ये आसान होता है,
आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए और जो अनुभवी है उसके साथ जाना चाहिए, ताकि जहां तक पैदल आप जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं, इसी रूट पर चलना है। लेकिन जब पर्वतारोहण की बात आती है उसमें टेक्निकल बातें बहुत होती है, आपको रोप लगाना होता है, उसके लिए इक्विपमेंट लगती है, उसमें टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकल स्किल होना चाहिए। वो जो है उसके लिए हमारे देश में इंस्टीट्यूट है, जैसे उत्तरकाशी में है, दार्जिलिंग में है, मनाली में है, वो इंस्टीट्यूट से महीने महीने के कोर्सेज होते हैं, वो कोर्सेज करने चाहिए, फिर पर्वतारोहण करना चाहिए। तो हर आदमी कर सकता है, फिजिकली हैंडीकैप लोग भी अभी कर चुके हैं, ब्लाइंड्स कर चुके हैं, इसमें कोई बाधा नहीं किसी के लिए, 10 साल के ऊपर के सब लोग कर सकते हैं। हर आदमी ने करना चाहिए क्योंकि आपका फिटनेस जो है बहुत अच्छा रहता है। सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट गेन जो है मेंटल फिटनेस होता है, क्योंकि क्या होता है कि आप जब पहाड़ में जाते हैं ना, आप सिर्फ आपके ही रहते हैं, क्योंकि आपको दूसरे कोई सोचने का मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि आप इधर उधर देखेंगे तो गिरेंगे, इसलिए आपका पैर पर ध्यान रहता है। आपको चढ़ना है तो पूरी सांस फूल जाती है, अरे ये पीठ पे बहुत बोझ हुआ है, कब पहुंचूंगा, कहाँ जाऊंगा। ऊपर चढ़ने के बाद लगता है अरे मैं कर पाया हूँ, ये वो जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है ना, वो बहुत गेन करता है। फिर बाद में उसमें नजारे दिखा देता है, उससे आपको आनंद होता है। तो आप अपने ही अंदर ढूंढने लगते हैं, अपना ही आनंद आप ढूंढते हैं जी। तो उससे मेंटल फिटनेस बहुत अच्छा रहता है, फिजिकल फिटनेस आता ही आपने। आमतौर पर कौन सा मौसम ठीक होता है ट्रैकिंग के लिए जाने के लिए? सह्याद्री के लिए अभी बारिश का मौसम जो है बहुत अच्छा रहता है, एंजॉयबल रहता है और अच्छा लगता है बारिश का मौसम जो है। और हिमालय में जाना है तो अप्रैल मई में, क्योंकि ठंड कम रहती है, स्नो थोड़ा कम रहता है, तो आप ज्यादा ऊंचाई तक जा सकते हैं और आप एंजॉय कर सकते हैं और स्नो लाइन तक बिल्कुल आराम से पहुंच सकते हैं, स्नो में आप खेल सकते हैं, घूम सकते हैं। तो उसके कारण अप्रैल मई का सीजन अच्छा रहता है। अपने आसपास के पहाड़ों पर बारिश में जाने में कोई खतरा नहीं होता है? खतरा पहाड़ पर निर्भर है कि आप कौन सा पहाड़ चयन करते हैं, कि जहां पर जाना आसान है, किलों पर जाइए, जिस किले के रास्ते बहुत सही है, कुछ कुछ किलों के रास्ते कठिन है, उसको मत जाइए। और बारिश के मौसम में बहुत तैयारी करके जानी चाहिए, क्योंकि रिस्क वहां पर ज्यादा होती है। लेकिन बहुत सारे पहाड़ जो हैं या तो किले हैं जहां पर आप कभी भी जा सकते हैं, बारिश के मौसम में भी जा सकते हैं, सेफ है बिल्कुल। जी ऋषिकेश यादव जी, बहुत आनंद आया इस पूरी बातचीत में और हम एकदम आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए। बहुत सारे श्रोता सुन रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रैकिंग के एंथुसियास्ट हैं, जिनको रास्ता नहीं मिल रहा शुरू करने का, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, अभी ये जो एक्टिविटी है, ट्रैकिंग है, पूरे देश में फैल चुकी है। हर स्टेट में कोई ना कोई ट्रैकिंग कर रहा है, संस्था है, किस तरीके से करते हैं, तो उनके बारे में जानकारी लीजिए। या तो नेशनल लेवल पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके द्वारा भी जा सकते हैं आप, नेट पर भी उनकी इंफॉर्मेशन है। तो किसी संस्था के द्वारा पहले जुड़िए, उनके साथ जाइए, थोड़ा सा अनुभव गेन कीजिए, फिर अपने अपने साथियों को लेकर फिर अपने अपने खुद के प्रोग्राम बनाइए, क्योंकि अपना देश विविधता से भरा हुआ है। आप पहाड़ों में जा सकते हैं, जंगल में जा सकते हैं, डेजर्ट में जा सकते हैं, स्नो लाइन में जा सकते हैं। अपना एक ऐसा देश है जहां पर स्नो है, सैंड है, सी है, फॉरेस्ट है, सब कुछ है अपने पास। बिल्कुल, बस आपकी इच्छा चाहिए, जिस तरीके से आप जाना चाहते हैं, जिस मकसद से जाना सकते हैं, आप जा सकते हैं। लेकिन घूमिए, जाइए, पहाड़ों में जाइए। और अपने गांव वाले इतने अच्छे प्यारे लोग हैं, आप जाते हैं तो आपको बुलाते हैं, घर में आइए, बैठिए, चाय देते हैं, आपकी सुविधा देने की कोशिश करते हैं। आपको कहीं तकलीफ होती है तो वो आपको हेल्प के लिए आते हैं और पैसे की अपेक्षा नहीं रहते हैं। बहुत अच्छे अपने गाँव के लोग हैं, बहुत प्यारे हैं, तो उनके साथ एक जुड़ने का भी हमें आनंद मिलता है। हमारी जो ज्योग्राफी, उसको हिस्ट्री का भी एक बैकग्राउंड है, उसके कारण उसको दो नजरिए से जा सकते हैं। एक ज्योग्राफी के हिसाब से भी जा सकते हैं, हिस्ट्री के लिए भी जा सकते हैं अपने। बिल्कुल ऋषिकेश यादव जी, बहुत आनंद आया आपसे बात करके, बहुत जानकारियां और बहुत प्रेरणा से भरी इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। पर्वतारोही और प्रशिक्षक ऋषिकेश यादव से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग आपने अभी सुना। इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर यशवंत तहसीलदार और प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। अब आज का इनसे मिलिए कार्यक्रम खत्म होता है।